दोस्तों उस रात जब मैं अपने खलासी के साथ अपने ट्रक लेकर घर से निकला तो बातों ही बातों मेरे खलासी ने बताया कि जब रात को वो भी निहालपुर से लौट रहा था तो उसे ट्रक के ऊपर कोई दिखाई दिया था, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। मैं उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, आजकल तो मैं भूत प्रेत को ज़्यादा ही दिखते हैं। और मेरी ये बात सुनकर मेरा खलासी मुझे घूरने लगा, क्योंकि इन सब बातों को वो बहुत सीरियसली लेता था और वही एक मैं था जो इनके ऊपर विश्वास करने वाले को एक मजाक की तरह देखता था। बिजली की रफ्तार की तरह मेरी ट्रक उस नेशनल हाईवे पर दौड़ रही थी। पेड़ पौधे और सपाट पड़ी हुई सड़क के ऊपर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं रास्ते को बहुत दूर से देख रहा था, क्योंकि सड़क से गुजरते वक्त मैं सभी रास्ते को बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त हमें इन रास्तों पर मौजूद लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इन रास्तों पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जहाँ पर मुझे कोई राशन पानी की दुकान या फिर कोई छोटा मोटा ढाबा नजर आ जाए। बस रास्ता सपाट और वीरान था। रास्ते के दोनों तरफ लंबी झाड़ियाँ भी थी और शायद इसी जगह से दूसरे गांव की सीमा शुरू होती थी। अभी तक तो मैं ड्राइव कर रहा था और मेरा खलासी बगल वाली सीट पर बैठा था। धूल उड़ाती हुई मेरी ट्रक बस कुछ दूर और आगे पहुंची ही थी कि ट्रक के ऊपर कुछ मुझे जोर का धमाका सुनाई दिया, मानो कोई जोर जोर से उछल रहा है। खलासी तो पहली बार में ही डर गया और मेरा खलासी ट्रक से नीचे उतरने के खातिर राजी ही नहीं था। लिहाजा उसी वक्त मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा और उसके डर को दूर करने के लिए अपने ट्रक के ऊपर देखने लगा तो वहाँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं ट्रक के पीछे पहुँचा तो मैंने देखा कि सामान का एक बॉक्स ट्रक से नीचे गिर गया था और ये आवाज़ भी उसी बॉक्स की थी। और फिर मैं उस बॉक्स को उठाने के लिए जब ट्रक के पीछे पहुंचा तो मुझे किसी के निशान नजर आए। लाल लाल धब्बे में बना हुआ ये निशान उस अंधेरे में भी चमक रहा था। कुछ देर तक मैं उस निशान को उसी तरह घूरता रहा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। लिहाजा मैं उस बॉक्स को वापस ट्रक के अंदर रखकर ड्राइविंग सीट पर लौट गया। जब हम दो लोग यहाँ तक पहुँचे थे तब तक तो सब एकदम नॉर्मल ही था, लेकिन जैसे यहाँ पर ट्रक रुके तो हम दो के बजाय तीन लोग हो गए। लेकिन तीन कौन थे, रहस्य तो इसी बात में छिपा हुआ था। खैर इस वक्त हमें इस बात की भनक तक नहीं थे। तभी मैं गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल गया और सड़क के थोड़ा आगे जाते ही एक ऊंची सी घाटी दिखी और उस ऊंची घाटी के ऊपर मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। शायद वो एक सफ़ेद रंग का पेड़ था जिसको देखते मुझे एक अलग सी फीलिंग हुई। मेरे शरीर को एक अलग सा एहसास हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने उस पेड़ की तरफ देखना बंद कर दिया और ट्रक के साथ आगे बढ़ने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। पापा की मौत के बाद सब कुछ मानो पलट सा गया था, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले पापा हार्ट अटैक की वजह से गुजर गए। इस वीरान सड़क पर कभी मैं अपने पापा के साथ गाड़ी में सफ़र तय किया करता था। उसी याद ने मेरे दिल को दुखी कर दिया, क्योंकि काफ़ी वक्त पहले ही मैं अपने पापा के साथ इन सुनसान सड़कों पर कभी कभार सफ़र तय किया करता था। तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन ये आवाज़ जितनी ज़्यादा धीमी थी उतनी ज़्यादा साफ भी सुनाई दे रही थी। एक बार के लिए तो मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन इस मीठी आवाज़ का आना एकदम से बंद हो चुका था। जब मैंने खलासी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि खलासी भी पूरी तरह डरा हुआ था, लेकिन मेरे दिल में दया और प्रेम के भाव अब उत्पन्न हो रहे थे। इतने में हमारी ट्रक का एक पहिया फट गया और इस बार सुनाई देने वाली ये आवाज़ ट्रक के पहिए के अंदर से ट्यूब के फटने की थी, जिसे मैं आसानी से पहचान गया और उसके बाद खुद पे गुस्सा करने लगा। उसके बाद मेरे खलासी ने बताया कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे मुन्ना भैया की एक दुकान है जहाँ पर पंचर निकालने का काम करते हैं। लेकिन हमारा तो टायर ही फट गया है और ऐसे में हमें ट्रक के टायर को निकालना होगा। वैसे तो हमारे पास एक दूसरा भी टायर था, लेकिन इस समय उस टायर को खोलना और वापस लगाने का तजुर्बा हमारे अंदर कहाँ था। उस अंधेरी रात में पैदल पैदल सड़क पर चलना भी हमारे लिए सही नहीं था। क्या पता कब कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर दे। ये रास्ता वैसे भी एकदम शांत था। किसी तरह पहले तो हम दोनों ने मिलकर ट्रक के पीछे वाले टायर को निकाला और बाद में किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगे। इसलिए हमें ऐसा लगा कि कोई उबासियाँ ले रहा है। फिर हम दोनों ने इधर उधर भी देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। फिर इसी बीच मुझे ट्रक के कांच के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस वक्त वो कौन होगा यही सब जानने के लिए जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो बीड़ी पी रहा एक आदमी हल्की सी आवाज़ में बोला, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम मारे जाओगे।
मैंने भी उल्टा जवाब देते हुए कहा, लेकिन भाई साहब हमारी ट्रक का टायर ख़राब हो गया है और ऐसे में हम किसी दूसरी बाइक का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद कोई आए तो हम थोड़ा आगे तक जाकर टायर को सही करवा लें या मैकेनिक को यहाँ बुला लाएं। एक बार फिर उस आदमी का उल्टा जवाब सुनने को मिला। तभी उसने कहा, यहाँ पर कोई नहीं आता, तुम बड़ी भूल कर रहे हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी ही निकल जाओ यहाँ से। इस बार मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने उसे थोड़ी भारी आवाज़ में कहा, अरे भाई तुमको क्या मतलब है, चुपचाप मेरी ट्रक से हट जाओ वरना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। इसी बीच हमारी किस्मत चमकती हुई नजर आई जब मुझे एक बाइक अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। उस बाइक को देखते ही मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया तो वो हमारे पास आकर रुक गई। और उस बाइक को रुकवाने का एक फ़ायदा ये भी था कि उसके ऊपर सिर्फ एक आदमी बैठा था और हम दोनों आसानी से थोड़ा आगे तक जा सकते थे। मैंने बड़े आराम के साथ उस बाइक चालक से कहा, अरे भैया हमें करीब 1 किलोमीटर आगे मुन्ना भैया की दुकान तक जाना है, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप हमें आगे तक छोड़ देंगे। तभी उस आदमी ने अपनी मुंडी को नीचे की तरफ हिलाया तो मैंने अपने खलासी को बाइक पर बैठने को कहा तो वो तुरंत ही बाइक पर बैठ गया और उसके बाद मैं भी बाइक पर सवार हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी जानवर पर बैठा हूँ। जैसा कि वो बाइक मुझे बड़ी पुरानी और हल्की लग रही थी, लेकिन अब तो उसने मेरा पूरा दिमाग ही बदल दिया। उस बाइक की स्पीड इतनी थी कि पल भर में ही हमने 1 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया। सामने पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर मुन्ना भैया की दुकान साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उस आदमी ने हमें नहीं उतारा और अपनी बाइक के साथ लगातार वो आगे की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन फिर हमारी बाइक की स्पीड ऑटोमेटिक धीमी और स्लो पड़ने लगी। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे खतरे से भी सामना होगा जो सिर्फ मौत को तय करता हो। अगर ये बाइक किसी चीज़ से टकरा गई तो मेरी मौत तय थी, और अगर बाइक किसी भी चीज़ से ना टकराई तो भी ये पक्का था कि हम बुरी तरह फंस गए हैं। मेरे खलासी ने किसी तरह हिम्मत करके उस बाइक का स्विच ऑफ कर दिया और फिर वो बाइक बंद पड़ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक पल की खातिर मेरी आंखें बंद हो गई और जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि हम मुन्ना भाई की दुकान के सामने थे। लेकिन वो दुकान पूरी की पूरी सड़ रही थी और उसके चारों तरफ हड्डियों का जमावड़ा लगा था। लेकिन इस समय खतरे से मुलाकात करते हुए मैं उस दुकान की तरफ बढ़ने लगा। खलासी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, हम गलत जगह पर पहुंच गए हैं। ठीक से देखने पर एहसास हुआ असल में ये कोई दुकान नहीं बल्कि छल कपट के द्वारा बनाया गया एक शमशान घाट था, जहाँ पर पड़ी हुई राख इस बात को बयां कर रही थी कि सच में ये जगह खतरों से भरी हुई है। तभी मैं इस गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ उस सामने दिख रही दुकान के अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन अब ये भी तो जान चुका था कि असल में उस दुकान के अंदर मृत इंसान को दफनाया जाता है, क्योंकि उसके बाहर लकड़ियों के जले हुए बड़े बड़े लक्कड़ पड़े थे। मैं और मेरा खलासी तो यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो तीसरा शख्स कहाँ पर गया हमें ये समझ नहीं आ रहा था। तभी दीवार के ऊपर हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने चप्पलों को पटकते हुए दीवार पर भाग रहा है। जब मैंने अपने साइड वाली दीवार पर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जो कुछ देर पहले मेरे ट्रक के पास खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था, लेकिन अब उसका हुलिया बदल चुका था। उसकी आंखों में लाल रंग की एक अलग सी चमक थी। पहले तो वो आदमी लगातार मेरी तरफ देखता रहा और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना निकल जाओ यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और छल कपट के मुंह में फंस गए। गुस्सा तो मुझे उस बुढ़े पर भी बहुत आ रहा था जो अभी भी बीड़ी फूंक रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी मदद करने वाला भी यही था। मैं उससे बड़ी विनम्रता के साथ बोला, अंकल जी मुझे लगता है आप ही हमारी मदद कर सकते हो, इसके अलावा शायद यहाँ कोई भी नहीं है जो मुझे इस मौत के कुएं से बाहर निकाल सके। मैंने इतना कहा ही था कि उसने उल्टा जवाब दिया और बोल पड़ा, बेटा तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो दक्षिण दिशा की तरफ तुम्हें 2 घंटे के बाद एक रोशनी दिखेगी। तुम्हें जब तक उस रोशनी की तरफ भागना है जब तक तुम अपने ट्रक के पास ना पहुंच जाओ, और याद रहे गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना जब तक वो रोशनी तुम्हें दिख ना जाए। तुम्हें यहाँ पर मौजूद काली शक्तियों से लड़ना होगा, उनका सामना करना होगा, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ था। उस आदमी ने अपने कपड़ों को हटाया तो मैंने देखा कि उसके शरीर की लगभग चमड़ी पूरी तरह से उजड़ी हुई थी। उसका शरीर पूरा लाल पड़ चुका था और उसके अंदर से खून का बहाव हो रहा था। इसी बीच मुझे बेचैनी होने लगी और उस आदमी ने कहा, तुम्हारे सर पर एक भूत सवार हो गया है, जब तक कि वो रोशनी नहीं दिखती तब तक तुम्हें इसको संभाले रखना है।
वरना ये तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और तुम्हें अंदर से ख़त्म कर देगा। फिर लगभग 2 घंटे तक मुझे अपने शरीर में अजीब अजीब चीज़ों का एहसास होता रहा, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जैसे वो नीली कलर की रोशनी अचानक ही मुझे पूर्व दिशा की तरफ नजर आई तो बिना कुछ सोचे समझे मैं भागने लगा और लगातार दौड़ता रहा। एक पल के लिए भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूँ। झटके से मैं सड़क पर गिर पड़ा। जब अपने चारों तरफ देखा तो मेरा खलासी मृत अवस्था में मेरे पास पड़ा था। उसकी बॉडी बिल्कुल उसी प्रकार बन चुकी थी जिस प्रकार उस बीड़ी पीने वाले आदमी की थी। अपने खलासी के मृत शरीर को देखकर मैं तो पूरा अंदर तक टूट गया। और उसके बाद उस बीड़ी पीने वाले शैतान ने मुझे एक रहस्य के बारे में बताया कि आखिर मेरे खलासी की मौत कैसे हुई। दोस्तों, ये रहस्य एक बहुत ही बड़ी कहानी है जिसको फुर्सत मिलने पर मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जब आज भी मुझे उस रहस्य की याद आती है तो सच में मेरा खून खौल उठता है। कुछ वक्त और बीत जाने के बाद फिर मैंने इस काम को ही छोड़ दिया क्योंकि अब मेरे अंदर जज्बा नहीं था कि ट्रक और बस का स्टीयरिंग में संभाल सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।